Hello friends, welcome back to our channel Reaction India. So today with us Tanja and we are going to react another video of Zubin Garg. पूरे असम में ही नहीं पूरे भारत में एक जो है बहुत बड़ा जो कहते हैं ना तारा था वो टूट चुका है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नाराज हैं और बहुत सारे लोग दुखी भी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ की जो डेथ हुई है उनकी उसका अभी तक जस्टिस नहीं मिला लोगों को। और एक ऐसी ही वीडियो आई है जो पूरा का पूरा एनालिटिक्स बताने वाली है क्योंकि हमें ना उनकी ज्यादातर चीजों के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल में हुआ क्या था उनके साथ, मतलब लास्ट टाइम में। तो एक पूरी वीडियो है और ये हमें असम से ही हमारे किसी भाई ने भेजी है कि आप इसको देखो, इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो का टाइटल है जुबिन गर्ग डेथ वाज़न्ट एन एक्सीडेंट, न्यू पुलिस एविडेंस। सो बहुत सारे ऐसे एविडेंस आ रहे हैं, बहुत सारे मामले उसमें आ रहे हैं और लोग सोशल मीडिया पे #जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग टैग कर रहे हैं। तो हम लोग भी फुल सपोर्ट में हैं और चाहते हैं कि इंसाफ मिले। और क्योंकि भाई देखो एक जेन्युइन बंदा जब चला जाता है ना, उसकी सोलफुल वॉइस यहाँ पे रह गई है, लोगों के दिलों में है और उसके टूटने के बाद बहुत लोगों को दर्द होता है। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं एक्चुअल में कि क्या पूरा मैटर है, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था उनके साथ। सो स्टार्ट करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं। असम एक ऐसी जगह है जहाँ पे 40 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस और इन्हें बोलने वाले ढेर सारे कम्युनिटीज और ग्रुप्स हैं, और सिर्फ कुछ ही आवाजें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं जो इन सभी कम्युनिटीज और एथनिक ग्रुप्स को साथ में जोड़ के रख सके। उन्हीं कुछ चंद लोगों में से एक नाम था जुबिन गर्ग का, जिन्होंने अपने गांव से अपनी बातों से असम जैसे डाइवर्स स्टेट को एक करके दिखाया था। वो सिर्फ एक आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी नहीं थे, बल्कि वो एक मूवमेंट थे, लोगों के दिल की आवाज थे। उन्होंने सिर्फ या अली और दिल तू ही बता जैसे लेजेंडरी गाने ही नहीं बनाए, बल्कि कोविड और आसाम फ्लड जैसे बुरे समय में अपने लोगों की मदद भी की थी। बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उन्होंने अपने रूट्स, अपने कल्चर को अपने आप से दूर नहीं होने दिया। उनका आउटस्पोकन नेचर और गलत चीजों के अगेंस्ट आवाज उठाना, ये उनके कुछ हजारों रीजंस में से एक थे जो उन्हें इतना ज्यादा लाइकेबल बनाते थे और जो उनको लोगों से और भी ज्यादा भावुक करवाते थे। इसलिए जब अचानक 19 सितंबर को सिंगापुर से उनकी डेथ की न्यूज आई, तब लोगों के लिए इस बात पर भरोसा करना इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन ये दुख, ये डिसबिलीव बहुत ही ज्यादा जल्दी आउटरेज में तब्दील हो गया था जब जुबिन गर्ग के पीछे, मौत के पीछे का रीजन लोगों के सामने आया। क्योंकि लोगों का मानना है कि जुबिन गर्ग की जो मैनेजमेंट टीम है उनकी नेग्लिजेंस ही उनकी मौत का कारण है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था 19 सितंबर के दिन जो 52 ईयर ओल्ड जुबिन गर्ग की जान चली गई? एंड आखिर क्यों जुबिन गर्ग की वाइफ ने उनके सबसे करीबी दोस्त, उनके मैनेजर के अगेंस्ट एक केस रजिस्टर करा है? एंड आखिर क्यों गवर्नमेंट जुबिन गर्ग के लिए हो रहे पीसफुल प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? इज इट रियली अ सिंपल डेथ, या फिर क्या इसके पीछे और भी ज्यादा राज छुपे हुए हैं? Zubinda, for the past 3 days, the internet has been wondering, why is Assam mourning a singer's death? Zubinda voiced our love and heartbreaks, but he also voiced our desperation and frustration at a failing system in society. जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 में तुरा, मेघालय में हुआ था। वो एक काफी रिस्पेक्टेड और टैलेंटेड फैमिली का हिस्सा थे। जुबिंदा के फादर मोहिनी मोहन बोरठाकुर सिविल सर्विसेज में थे, लेकिन जब वो ड्यूटी पे नहीं होते थे तब वो अपने गाने के लिरिक्स और पोएम भी लिखा करते थे अंडर हिज पेन नेम कपिल ठाकुर। एंड उनके सिर्फ फादर ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली काफी ज्यादा आर्टिस्टिक थी। उनकी मॉम इली बोरठाकुर एक सिंगर थी और उनकी 2 सिस्टर्स थी, जॉनकी और पामी। जॉनकी भी एक सिंगर और एक एक्ट्रेसेस थी, बट पामी वाज द ऑड वन आउट ऑफ द फैमिली क्योंकि शी स्टक टू स्टडीज एंड बिकेम अ ग्रेट ज्योग्राफी प्रोफेसर। But still from this time we can get this explanation कि जुबिंदा को उनकी आवाज, उनकी क्रिएटिविटी कहाँ से मिली। जब वो सिर्फ 3 साल के थे तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उनकी मदर खुद इली खुद उनकी पहली टीचर थी, विच इज वाई उन्होंने इतनी छोटी उम्र में ही म्यूजिक में इतना ज्यादा गहरा इंटरेस्ट डेवलप कर दिया था। नाउ भले ही जुबिन गर्ग का जन्म मेघालय में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश आसाम में हुई थी क्योंकि उनके फादर की पोस्टिंग वहीं हुई थी। इसीलिए बचपन से ही उनके और आसाम के बीच में एक अलग सा ही कनेक्शन या फिर अपना
बचपन था। ग्रोइंग अप उनके फादर की जॉब के कारण उन्हें कहीं बारी सिटीज चेंज करने पड़ते थे, जिसकी वजह से स्कूल में कभी कभी उनके पक्के दोस्त नहीं बन सके थे। लेकिन उनके म्यूजिक के पैशन के कारण वो जहाँ भी जाते थे लोग उन्हें भुला नहीं पाते थे। नाउ टॉकिंग अबाउट स्कूल, जुबिन दा ने कभी भी पढ़ाई को अपने पैशन से आगे नहीं रखा। इट डज नॉट मीन कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी थी स्कूल में, इट जस्ट मीन्स कि उनका एम एक टिपिकल इंडियन बच्चे की तरह नहीं था, क्योंकि आज तक भी इंडियन फैमिलीज में अनकन्वेंशनल करियर पाथ्स को काफी नीची नजर से देखा जाता है। लेकिन उस जमाने में भी जुबिन दा की फैमिली उनके पैशन को फुल्ली सपोर्ट करा करते थे। एंड हाई स्कूल तक पहुंचने तक उन्हें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना आ चुका था। एंड उस समय वो मेनली असमी सॉन्ग्स गाया करते थे। जुबिन दा असमी फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न हिप हॉप स्लैश R&B के साथ ब्लेंड करके गाते थे, जिससे सिर्फ असम की ओल्ड जनरेशन ही नहीं बल्कि यंग जनरेशन भी रिलेट कर पाती थी। पर उनके गाने वर नॉट जस्ट अबाउट द मेलोडीज, उन गानों के पीछे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैसेज छुपा होता था हमेशा। यू कैन से दिस थिंग कि उनके गानों में काफी ज्यादा डेप्थ होता था विद द मेलोडी। उनके सॉन्ग्स में हमेशा एक रेबेलियस अंडरटोन हुआ करता था, जो कि हमारी खुद की सोसाइटी के रॉन्ग डूइंग्स के अगेंस्ट एक फॉर्म का प्रोटेस्ट कह लो या फिर सोशल कमेंटेरी की तरह यूज करते थे। वो स्कूल से पास आउट होने के बाद जब वो फाइनली कॉलेज में BSc करने लगे, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट होने वाला था। उन्होंने अपना कॉलेज कोर्स ड्रॉप कर दिया और अपना फोकस पूरी तरीके से म्यूजिक करियर पर शिफ्ट कर दिया था। यू माइट से दिस थिंग कि उनका ये फैसला एक काफी ज्यादा रिस्की और बोल्ड मूव था, बट जिस तरीके का टैलेंट और विजन वो अपने साथ लेके चल रहे थे, इट वाज एन ऑब्वियस चॉइस फॉर देम। एंड कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एंड इसके बाद वो कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयारी करने लगे थे और फेस्टिवल्स में परफॉर्म करने लगे थे। लुक एट द जर्नी। उनका प्रोफेशनल करियर तब शुरू हुआ जब उन्होंने 1992 में हुए एक यूथ फेस्टिवल में अपने सोलो परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल जीता। और इस साल उन्होंने अपने म्यूजिक करियर का पहला एल्बम अनामिका रिलीज किया, जिसमें उन्होंने गाने की आने जैसे सॉन्ग्स फीचर किए थे, जिन्हें उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में लिखा था। 1992 से 1995 के बीच उन्होंने और भी कई असमी सॉन्ग्स एल्बम रिलीज किए थे और सारे के सारे एल्बम्स हिट थे। उनके बढ़ते सक्सेस और पॉपुलैरिटी से ये बात क्लियर थी कि उनके बड़े लीग्स में जाना कंफर्म था। और 1995 में ऐसा ही हुआ जब वो असम से मुंबई चले गए और बॉलीवुड में काम करने लगे। दिस वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टाइम जब एक असमीज आर्टिस्ट अपने कल्चर को बॉलीवुड जैसे बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करने वाला था। फॉर मैनी ऑफ अस बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमें उसमें हो रहे पॉलिटिक्स और डार्क चीजों की याद आती है, लेकिन जुबिन गर्ग बॉलीवुड में जाने के बाद भी अपने रूट्स कभी नहीं भूले। उन्होंने वहाँ पहली बार हिंदी में एल्बम्स रिलीज करे, जो कि अगेन काफी सक्सेसफुल हुए थे। इट जस्ट प्रूव्ड कि जुबिन दा किसी लैंग्वेज से लिमिटेड नहीं थे, बल्कि उनकी आवाज और उनके म्यूजिक ने इन सारे बैरियर्स को ट्रांसेंड कर दिया था। सब कुछ बढ़िया चल रहा था जुबिन दा की लाइफ में और ईयर 2002 में उन्होंने गरिमा साइकिया जी से शादी कर ली थी। नाउ दिस वाजंट अ टिपिकल मैरिज, दिस वाज अ लव मैरिज और इसके पीछे की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नाउ इट्स नॉट अ सरप्राइज कि उनके स्कूल के टाइम से ही उनके काफी सारे एडमायरर्स थे, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट एंड हिज पर्सनैलिटी। एंड उनकी लाइफ में उनके कुछ रोमांटिक एक्सपीरियंस ने भी उनके एल्बम्स को इंस्पायर किया था। तो जैसे जैसे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, उन्हें और भी ज्यादा फैंस की, फीमेल फैंस के लेटर्स आते थे, जिन्हें जुबिन दा पढ़ते भी थे, लेकिन सारे के सारे लेटर्स पढ़ पाना उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा। गरिमा जी उस वक्त मुंबई में थी और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। शी वॉज फार अवे फ्रॉम होम एंड उन्हें असम की बहुत याद आती थी। जब भी वो एक मुश्किल समय से गुजर रही होती थी, उन्हें जुबिन दा के गानों से कंफर्ट और होप मिला करता था, जिसके कारण वो उनसे कभी ना मिलने के बावजूद भी प्यार करने लगी थी। सो लाइक एवरी अदर गर्ल ऑब्सेस्ड विद हिम, उन्होंने भी जुबिन दा को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपनी पूरी फीलिंग्स जाहिर करी। नॉर्मली शायद से जुबिन दा इस लेटर को खोलते भी ना, क्योंकि हजारों लेटर आते थे उन्हें, लेकिन बाय प्योर लक उन्होंने गरिमा जी के लेटर को पढ़ लिया और यहीं से इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। शुरुआत में ये दोनों एक दूसरे को लेटर्स एक्सचेंज करा करते थे, लेकिन विद टाइम उन दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा गहरा हो गया था कि दे वांटेड टू स्पेंड देयर लाइव्स टुगेदर। लेकिन जब गरिमा जी के फादर को उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चला, तब उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। जहां जुबिन दा एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वहीं गरिमा एक नॉन ब्राह्मण फैमिली से आती थी। पर जुबिन दा को कास्ट या रिलीजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो खुद को एक इररिलीजियस पर्सन मानते थे।
इस चीज़ के कारण जुबिंदा डिप्रेशन तक में चले गए थे, क्योंकि जनवरी 2002 में उनकी सिस्टर जॉन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। एक तरफ उनकी ज़िंदगी का प्यार उनसे दूर जा रहा था और दूसरी तरफ उनकी बहन अब उनके साथ नहीं थी। वो ना अच्छे से काम कर पा रहे थे और ना ही चैन से जी पा रहे थे। उन्होंने अपने लेट सिस्टर की याद में शिशु नाम का एक एसएमएस एल्बम भी रिलीज किया था एंड धीरे धीरे उनकी लाइफ दोबारा ट्रैक पे आने लगी थी, क्योंकि जब सारे ऑड्स के अगेंस्ट 4 फरवरी 2002 को उन्होंने अपनी पार्टनर गरिमा जी के साथ शादी करी, तब सब कुछ उनके लिए ठीक हो गया था। इट वॉज अ मच नीडेड थिंग इन हिज लाइफ, क्योंकि जुबिंदा उस वक्त एक काफ़ी डार्क फेज में चले गए थे अपनी लाइफ के। ये शादी उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि गरिमा जी हमेशा से उनके हर माइलस्टोन और हर फेलियर में उनके साथ देते आई थी। ना अपना करियर वापस लाने के बाद, अपनी लाइफ को ट्रैक में वापस लाने के बाद और बॉलीवुड में अपना एक स्टैंस बनाने के बाद उन्होंने मूवीज की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा था। तुमी मोर माथो मोर नाम की फिल्म के साथ अपनी एक्टिंग करियर की उन्होंने शुरुआत भी की थी। उन्होंने एसएमईज में अवार्ड विनिंग मूवीज बनाई और लोगों को रियलाइज कराया कि ऐसे कल्चरल मूवीज भी देश को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। इसके अलावा अब एसएमईज और हिंदी के साथ साथ वो बंगाली सॉन्ग्स भी कंपोज करने लगे थे और एक मल्टी कल्चरल सेलिब्रिटी बन चुके थे वो। आने वाले सालों में उन्होंने ढेर सारी मूवीज की, कॉन्सर्ट्स किए और इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट भी किया, और इन सारी चीज़ों की वजह से लोग उन्हें और भी ज़्यादा एडमायर करने लगे थे। लेकिन ये वो एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं था, उनके गाने एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं थे जिनकी वजह से लोग उन्हें इतने ज़्यादा जुनून से प्यार करते थे। उन्होंने सिर्फ अपने गानों और मूवीज़ के वजह से ही लोगों का दिल नहीं जीता था, बल्कि थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने कई सारे लोगों की मदद भी करी थी। वो शुरुआत से ही चैरिटी एंड गिविंग बैक टू द कम्युनिटी जैसे फिलॉसफीज में बिलीव करते थे। एंड एवरीबॉडी बिलीव्स दिस थिंग कि जुबिंदा फ्रीडम वर्ड को पूरी तरीके से एम्बॉडी करते थे। एंड इन्हीं सभी चीजों की वजह से जुबिंदा को एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक आइकॉन, एक लिविंग लेजेंड की तरह देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे या फिर पॉलिटिकल इश्यूज के टाइम पे भी आवाज उठाई थी अपनी ऑडियंस के लिए। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025, जुबिंदा अब 52 ईयर्स ओल्ड थे एंड उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इस एज के हैं। उनमें अभी भी वैसी ही जवानी और स्वैग था जिससे सालों पहले लोग प्यार में पड़ गए थे। एट दिस पॉइंट उन्होंने न जाने कितने अवार्ड जीते और अपना नाम हमेशा के लिए हिस्ट्री बुक्स में लिख दिया था, पर फिर भी उन्होंने कई सालों पहले ही मुंबई छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें वहाँ का शोर शराबा और भाग दौड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता था। वो चाहते थे कि वो अपने ही होमलैंड असम में अपनी लेगेसी बनाए, इसलिए अब वो परमानेंटली असम में ही रहने आ गए थे। अभी रिसेंटली वो मोस्टली कल्चरल शोज, कॉन्सर्ट्स एंड फेस्टिवल में फोकस कर रहे थे। वो सिंगापुर में हो रहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने वाले थे, जहां वो हमारे देश के डिफरेंट कल्चर्स को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये फेस्टिवल 19 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक चलने वाला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्सर्ट के पहले दिन ही उनकी टीम को ये कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि जुबिंदा जो वहाँ परफॉर्म करने वाले थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। ये इवेंट असम के एक जाने माने इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कनु महांता ने ऑर्गेनाइज कराया था। जुबिंदा अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और ड्रमर शेखर ज्योति गोस्वामी और कुछ और टीम मेंबर्स के साथ इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए 19 सितंबर से पहले ही सिंगापुर चले गए थे। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर्स ने परफॉर्मर्स के लिए ढेर सारी एक्टिविटीज प्लान करके रखी थी, ताकि वहाँ के आए हुए गेस्ट के एंड वहाँ के मौजूद आर्टिस्ट के मोरल बने रहें एंड वो लोग वहाँ फन कर सकें, सिंगापुर को देख सकें। एंड 19 सितंबर को जुबिंदा अपनी टीम के साथ एक याट ट्रिप पे गए थे, प्रॉबेबली एंजॉय करने के लिए और अपनी ट्रैवलिंग की थकान को दूर करने के लिए भी। जुबिंदा और उनके ग्रुप के साथ याट में माहौल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन एट द सेम टाइम सारे लोग काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहे थे। आफ्टर ऑल वो यहाँ रिलैक्स और चिल करने ही आए थे। एक सूटेबल और सेफ स्पॉट पे पहुँचने के बाद सबने अपने लाइफ जैकेट्स पहने और एक एक करके पानी में स्विमिंग के लिए वो लोग कूद गए। लेकिन यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स में डिस्क्रिपेंसी है। रिपोर्ट्स में कहते हैं कि उन्होंने पहले स्विम के लिए लाइफ जैकेट पहना था, पर बाद में एक सब्सिक्वेंट सोलो स्विम के दौरान उन्होंने वो निकाल दिया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने लाइफ जैकेट ओवरसाइज होने की वजह से कंप्लेंट करी थी क्रू से, एंड इसी वजह से क्रू की एडवाइस देने के बावजूद भी उन्होंने ये लाइफ जैकेट हटा दिया था।
लेकिन अचानक से ये जो रिलैक्स्ड माहौल था ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक में बदल गया था, क्योंकि जुबिंदा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी ने उन्हें पानी में पड़ा हुआ देखा था एंड वो बिना कोई मूवमेंट करे बस पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे थे। उनका मुंह पानी के अंदर था और उनकी बॉडी में एक भी मूवमेंट नहीं था। जब शेखर ने जुबिंदा को पलटा तो उन्होंने नोटिस करा कि उनके मुंह से वाइट कलर का लिक्विड आ रहा था और वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। उन्होंने बार बार जुबिंदा के सर को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन इट जस्ट केप्ट ड्रॉपिंग टू द साइड। उन्होंने तुरंत हेल्प बुलाई और जुबिंदा को हॉस्पिटल ले गए वो लोग, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी थी उस पॉइंट पर और जुबिंदा की पानी में डूबने की वजह से हो चुकी थी। ये खबर आग की तरफ फैल गई और सिंगापुर में हो रहा फेस्टिवल कैंसिल हो गया और जुबिंदा के फैंस स्पेशली असम के लोग ये खबर सुनकर काफी ज्यादा डिसबिलीफ में थे। और होते भी क्यों ना, हमारे देश के आइकॉन बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी प्रॉपर रीजन के अचानक से हम सभी को दुनिया से छोड़ के चले गए थे। शुरुआती रिपोर्ट्स में जुबिंदा को एक स्कूबा डाइविंग एक्सीडेंट का शिकार बताया गया था, लेकिन बाद में उनकी वाइफ गरिमा साइका गर्ग ने खुद क्लैरिफाई किया कि ये सब स्कूबा डाइविंग के दौरान नहीं बल्कि याट के स्विमिंग के दौरान हुआ था। लेकिन जैसे ही लोग इस न्यूज़ के साथ टर्म्स पर आ रहे थे, एसमीज लोग स्पेशली इस चीज़ को क्वेश्चन करने लगे थे। लोगों का पहला और सबसे ऑब्वियस टारगेट वो लोग बने जो जुबिंदा के सबसे करीब थे, शेखर गोस्वामी और जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ को लोगों से बहुत ज़्यादा बैकलैश सहना पड़ा और उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे कि जुबिंदा की डेथ का रीज़न वो लोग खुद थे। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू महंता को भी काफ़ी हेट मिलना शुरू हो गया था। इट वॉज ड्यूरिंग हिज इवेंट कि जुबिंदा की वहाँ पे हुई थी। जल्द ही सिंगापुर से जुबिंदा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसमें डेथ का रीज़न ड्राउनिंग ही बताया गया था, पर लोगों ने इस रीजन को सीधा रिजेक्ट कर दिया था। उनके इस डिससेटिस्फैक्शन के कारण जुबिंदा की बॉडी को वापस असम लाया गया एंड तब उनका दोबारा से असम में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। और लोग इस बात पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि जुबिंदा की डूबने की वजह से हुई है, इसीलिए उनकी को लेकर काफी ज्यादा रूमर्स और कंस्पिरेसीज आना शुरू हो गए थे। कई लोगों ने उनके मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर पे FIR फाइल करवा दिए क्योंकि लोग उनसे नेग्लिजेंस और फाउल प्ले सस्पेक्ट कर रहे थे। यहाँ तक कि असम के CM हेमंता बिस्वा शर्मा जुबिंदा के फैमिली के सपोर्ट में आए और 10 मेंबर की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई उन्होंने, जो जुबिंदा के डेथ को अभी भी थॉरोली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जहाँ पे पूरे स्टेट में पूरी जगहों में हल्ला हो रहा था, वहीं पर जुबिंदा की पूरी फैमिली इस समय पे चुप थी क्योंकि वो लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे इस समय पर। जुबिंदा के ट्रिब्यूट में गवर्नमेंट ने 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक 3 डेज स्टेट मोर्निंग अनाउंस कर दिया था। इससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि जुबिंदा असम के लिए कितने मायने रखते थे। इनफैक्ट मैं अभी अरुणाचल प्रदेश गया था जीरो म्यूजिक फेस्टिवल के लिए एंड वहां पर भी लोग एवरीबडी वाज मोर्निंग फॉर हिम, व्हिच वाज फॉर मी एटलीस्ट वेरी सैड एंड पोएटिक आल्सो, कि अगर कोई इंसान अपने लोगों को इतना प्यार दे सकता है तो उसके लोग भी वापस उसे याद ही रखेंगे जिंदगी भर। 23 सितंबर को उन्हें फुल स्टेट ऑनर्स के साथ गुवाहाटी के कामाकुर्ची में क्रीमेट करा दिया गया था। जिस गाड़ी में उनकी बॉडी को वहां ले जाया जा रहा था उसे टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग फॉलो कर रहे थे, यहाँ तक कि उनकी क्रीमेटेड बॉडी को वहां एक्स्ट्रा समय के लिए रखा गया था क्योंकि असम के दूसरे स्टेट्स के लाखों लोग उन्हें एक आखिरी बार देखने के लिए आए थे। लेकिन जुबिंदा की लेगेसी अभी खत्म नहीं हुई है। उनकी आखिरी फिल्म जिसका नाम रोई रोई बिनाले है वो अक्टूबर 31, 2025 को रिलीज होने वाली है। उनकी वाइफ गरिमा ने बताया कि ये फिल्म एक प्योरली म्यूजिकल लव स्टोरी है जिसमें जुबिंदा ने एक ब्लाइंड आर्टिस्ट का रोल प्ले किया है एंड इसकी वॉइस डबिंग उनकी के कारण अधूरी रह गई है, विच इज वेरी सैड फॉर पीपल, आई नो द थिंग, क्योंकि ये उनका आखिरी काम था इस इंडस्ट्री के लिए जो कि अब अधूरा रह गया है काइंड ऑफ। नाउ जहाँ तक बात रही उनके मैनेजर, फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर की, उनसे लोग इतना ज्यादा नफरत करते हैं कि उन्हें जुबिंदा के लास्ट राइड्स भी अटेंड नहीं करने दिए गए थे। एंड जुबिंदा की वाइफ ने, गरिमा जी ने, इस चीज के लिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करा था जिसमें उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट करी कि वो पेशेंस रखें और सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। उन्होंने पहले लोगों से जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ को भी डिफेंड करते हुए कहा कि जुबिंदा उन्हें बहुत समय से जानते थे और वो फैमिली की तरह ही थे उनके लिए। जैसे ही ये वीडियो जुबिंदा के इंस्टाग्राम पर गया, लोगों ने गरिमा जी तक के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी और हेट झेलना पड़ा था। Now, while I agree with गरिमा जी कि ये हेट बिल्कुल भी सही नहीं था, there is genuine reason for people to believe this thing कि उनकी जुबिंदा की
उनके आसपास के लोगों की वजह से ही हुई थी, बिकॉज इट इज वेल नोन बाय पीपल कि जुबिंदा को सीजर्स आया करते थे। इनफैक्ट 2020 में भी उन्हें काफी मेजर अटैक आया था जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। सो इट इज पॉसिबल कि मे बी जब वो पानी में उतरे हों स्विम करने के लिए तब उन्हें पानी के प्रेशर की वजह से सीजर आया हो, जिसके कारण उन्होंने अपनी बॉडी का कंट्रोल खो दिया और वो डूब गए। एंड इफ दिस इज ट्रू तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर जुबिंदा के फ्रेंड, उनके मैनेजर और उनके इवेंट ऑर्गेनाइजर इस चीज का ध्यान रखते तो शायद उनकी डेथ नहीं होती। मीनवाइल ये मैटर और भी ज्यादा सीरियस हो गया था जब जुबिंदा के एक फैन ने खुद उनकी डेथ के कारण ब्रह्मपुत्र रिवर में कूद के अपनी जान ले ली थी। इस चीज का एक वीडियो भी है जिसमें वो ये बोलते हुए कूद रहा है कि जय जुबिंदा। लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे और उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि दे रिजॉर्टेड टू वायलेंस। जब पुलिस जुबिंदा के मैनेजर के घर को रेड कर रहे थे तब लोगों ने उसके घर और इवन पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग शुरू कर दी थी, जिसके कारण पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। और ये सब कुछ देखकर गवर्नमेंट ये समझ गई थी कि लोगों के बीच में जुबिंदा का जो स्टैचर है वो भगवान से कम नहीं है। इसीलिए बढ़ते हुए वायलेंस को देखते हुए असम के सीएम हेमंता जी ने सामने आके लोगों से अपील की कि ये जुबिंदा का असम है और हमें इसे नेपाल बनने नहीं देना चाहिए। उन्होंने सबको अश्योर करा कि जुबिंदा को इंसाफ मिलेगा, बट नॉट थ्रू वायलेंस। एवर सिंस इंसिडेंट्स लाइक दीज पुलिस ने और भी एग्रेसिवली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले जुबिंदा के फ्रेंड शेखर गोस्वामी को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया था, सिंस ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जुबिंदा को उस हालत में देखा था। उन्होंने जुबिंदा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के घर पे जो रेड्स किए थे उसमें उनका कोई भी अता पता नहीं था। इनफैक्ट जुबिंदा की डेथ के बाद से ही उन्हें नहीं देखा गया था, विच इज वेरी सस्पिशियस। और श्याम कन्नू महंता के घर से रेड में ऐसी इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट सीज किए गए हैं जिससे पुलिस ने उनके ऊपर एक नया ही केस शुरू कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दीज सीज्ड डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिकली महंता पर मनी लॉन्ड्रिंग और बेनाम प्रॉपर्टी एलिगेशन का फ्रेश प्रोब चल रहा है इस समय पर। असम के सीएम हेमंता शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि उन्हें कभी भी इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू के इवेंट्स अच्छे लगे ही नहीं थे क्योंकि वो असमीज कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते थे। यहाँ तक कि सीएम ने श्याम कन्नू को फ्यूचर में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से मना कर दिया है। इस केस का सबसे बड़ा ट्विस्ट 28 सितंबर को आया जब जुबिंदा की वाइफ और उनकी फैमिली ने उनके मैनेजर सिद्धार्थ, जिन्हें उन्होंने पहले डिफेंड करा था और कहा था कि वो एक फैमिली जैसे हैं, और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू महंता और बाकी जितने भी लोग जुबिंदा के साथ मौजूद थे वहां, उन सब के खिलाफ FIR लॉन्च करवाई, alleging कि जुबिंदा की डेथ एक कॉन्स्पिरेसी थी इन्वॉल्विंग ऑल द पीपल जिनके नाम मैंने अभी लिए हैं। और कंप्लेंट फाइल करने वाली फैमिली मेंबर्स में उनकी वाइफ गरिमा साइका गर्ग, उनकी सिस्टर पालमे बोरठाकुर और उनके अंकल मनोज कुमार बोरठाकुर शामिल थे। दे बिलीव दिस थिंग कि उन्हें जुबिंदा को इवेंट के बहाने अब्रॉड ले जाया गया और फिर कंस्पायर करी उनकी ये डेथ। सो बेसिकली जुबिंदा की फैमिली अब लोगों की कंस्पिरेसी पे एक तरीके से बिलीव करने लगे हैं, विच इज अगेन अ लिटिल वियर्ड क्योंकि पहले गरिमा जी ही इन लोगों को डिफेंड कर रही थी। असम गवर्नमेंट ने इस समय पर सिद्धार्थ और श्याम कन्नू दोनों के अगेंस्ट एक नोटिस, लुकआउट नोटिस जारी करा है ताकि वो लोग कंट्री छोड़ के बाहर ना जा सकें। एज ऑफ 5 अक्टूबर न्यू रिपोर्ट्स इस केस में सामने आई है। जुबिंदा का बैंडमेट शेखर गोस्वामी ने ऐसी चीज रिवील करी है पुलिस के सामने जिससे लोग का शक सही होता नजर आ रहा है। उसने एलेज किया है कि जुबिन गर्ग की डेथ सीजर या ड्राउनिंग से नहीं बल्कि पॉइजनिंग के कारण हुई है। एंड इस पॉइजनिंग को कंस्पायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनके ही मैनेजर सिद्धार्थ और इवेंट ऑर्गेनाइजर श्याम कन्नू है। जो विटनेस थे उनका भी कहना है कि जुबिन एक काफी अच्छे स्विमर थे, सो चांसेस ऑफ हिम ड्राउनिंग आर नियर 0। शेखर ने यह भी बताया है कि श्याम कन्नू और सिद्धार्थ ने जानबूझकर एक फॉरेन वेन्यू चुना था अपने प्लान के लिए, सो दैट जुबिन की डेथ की डिटेल्स वो छुपा सके। सिद्धार्थ पूरे ट्रिप में जुबिन के साथ ही था एंड अकॉर्डिंग टू शेखर काफी सस्पिशियसली बिहेव कर रहा था। जब जुबिन डूब रहे थे और उन्हें सांस नहीं आ रही थी तब सिद्धार्थ को जाबो दे चिल्लाते हुए सुना गया था, विच मीन्स लेट हिम गो। जब उनके मुंह से वाइट फ्रॉथ आ रहा था तब भी सिद्धार्थ ने उसे ये कहकर डिसमिस कर दिया था कि ये तो बस एसिड रिफ्लक्स है, जिसके कारण उन्हें मेडिकल अटेंशन मिलने में देर हो गई थी। यहाँ तक कि श्याम कन्नू ने भी याच में मौजूद सभी लोगों को स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया था कि वहाँ के वीडियोस बाहर नहीं जाने चाहिए,
जो कि फर्दर क्वेश्चन रेज करते हैं कि वो क्या छुपाना चाह रहे थे। ये वो सारी डिटेल्स हैं जो शेखर गोस्वामी ने पुलिस को बताई है और इन डिटेल्स के बेसिस पर अभी श्याम कन्नू, सिद्धार्थ और जुबिन के बैंड मेंबर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बाद सूनर और लेटर सारे अक्यूज्ड को लीगल रिप्रेजेंटेशन हायर करने ही होंगे, लेकिन ऑल असम्स लॉयर एसोसिएट ने किसी भी अक्यूज को केस लेने के लिए साफ मना कर दिया है फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑन अक्टूबर 10 जुबिंदा के ऑर्गन्स की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आ जाएगी और फिर पता चलेगा कि ये एलिगेशंस कितने सच हैं। 10 अक्टूबर को आएगी इनके ऑर्गन्स की रिपोर्ट। आई होप कि जल्द ही सब कुछ हमारे सामने आ जाए। मोरोवर अभी असम पुलिस की स्पेशल टीम इस केस को अपने नंबर 1 प्रायोरिटी में लेके चल रहे हैं और सीएम हेमंत शर्मा ने अश्योर किया है कि अगर स्पेशल टीम फेल होती है तो ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। एंड विद दैट ये केस अभी भी ऑनगोइंग है। नाउ ये सिर्फ एक केस वीडियो नहीं है। जुबिंदा एंड हिज सॉन्ग्स वर वेरी क्लोज टू मी। ऑब्वियसली बात है कि मैं उनके सारे गाने तो नहीं सुनता था, लेकिन मैं बचपन से गिटार बजा रहा हूँ एंड मैंने बहुत सारे उनके गाने गाए हैं अपनी पूरी जिंदगी में। सो आई जस्ट वांट टू गिव हिम अ ट्रिब्यूट फॉर ऑल ऑफ हिज वर्क एंड फॉर इंस्पायरिंग मी ऑल्सो। आई जस्ट होप कि अगर मेरी ऑडियंस को उनके बारे में नहीं पता था, इस वीडियो पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा बहुत उनकी लाइफ के अचीवमेंट, उनके काम के बारे में पता चल गया होगा। एंड आई रियली होप एंड आई रियली विश एंड आई रियली प्रे फ्रॉम यू ऑल कि इस वीडियो को देखने के बाद आप उनके एटलीस्ट एक गाने को जरूर सुनो। एंड आई will also urge everyone who is watching this video and everyone who is related or who is concerned about this case कि प्लीज इस केस के बारे में फॉल्स एलिगेशन फैलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे सच में केस सिर्फ हैम्पर होगा और ये केस आगे कहीं नहीं जाएगा। इफ यू गाइज डोंट वांट दिस केस टू टर्न कोल्ड, प्लीज स्टॉप डूइंग दैट थिंग। सो ये था पूरा का पूरा वीडियो और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ऐसी थ्योरीज हमें पता चली जिसके बारे में लोग कमेंट कर रहे थे, बट हमें डिटेल में नहीं पता था। हमें मतलब इतना पता था कि स्कूबा डाइविंग करते समय मतलब बेसिक जो बताया ढीला हो गया था, जो जैकेट होता है, लाइफ जैकेट होता है, वो ढीला हो गया था। इस वजह से हमें तो ये पता ही नहीं था कि उनके मुंह से झाग भी निकला था और ये सब, मतलब कुछ भी नहीं पता था इस साइड से। बट ये जो कॉन्स्पिरेसी बना रहे हैं, थ्योरी बना रहे हैं लोग ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सच हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक फॉरेन लोकेशन में और वो इवेंट जिसने ऑर्गेनाइज करवाया था, इवेंट ऑर्गेनाइज के पहले ही दिन उनकी डेथ हो जाती है ताकि वो इवेंट शुरू भी ना हो सके। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी रखी थी और फिर इवेंट से शुरू होने से पहले लोग वैसे भी अपने आप को ना स्ट्रेस मानते हैं कि स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग करते हैं, जाते हैं, बट ऐसे सिचुएशन में लेके जाना, फिर वहां पे ऐसी डेथ हो जाना अचानक से, मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। ऐसा कहीं तक पॉसिबल नहीं है। 101% ये जो है एक नेचुरल डेथ तो नहीं कह सकते, या फिर ये कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है, वो जांच में पता चलेगा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा हेमंत बिस्वा की, कि वो उन्होंने जो है काफी सपोर्ट किया है। उन्होंने ये भी बोला कि अगर इस जांच में कुछ पता नहीं चला या कुछ ऐसा नहीं हो तो ये जांच सीबीआई को सौंपेंगे, और उसके बाद जो है ना कहीं कुछ जाके और डिटेल पता चलेगी। हालांकि ये वीडियो जब आई थी तो हमने तो नहीं देखा, अभी मे भी हो सकता है कुछ और डिटेल्स आ चुकी हो, है ना। तो भाई बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमें नहीं पता थी, इस वीडियो के थ्रू पता चली। बोले ना उनको एक सिर्फ आर्टिस्ट, एक उसके म्यूजिशियन की तरह नहीं देखते थे लोग उनको एक लेजेंड की तरह देखते थे, कि जैसे एक क्रांतिकारी नहीं होता है। और मतलब एक रियलिटी जो थी ना जुबिन गर्ग की, वो सारी चीजें जो है हमें इसमें देखने को मिली कि नहीं यार, सच में लोग इतना ज्यादा उनके डाई हार्ट फैन हैं। और एक उन्होंने दे वर्शिप लाइक अ गॉड, उनको पूजा, मतलब पूजा इन द सेंस नहीं कि वो पूजा करते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज म्यूजिक, हिज वॉइस, हिज पर्सनालिटी, इन सब चीजों को देख के वो लोग जो है इतना ज्यादा प्यार करते थे और बहुत फुल हेल्पफुल भी थे वो।